हेलो नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा, जहां से पेपर में 50 से अधिक क्वेश्चन पूछे गए। यह टॉपिक बिल्कुल भी आप लोग मत छोड़ना, क्योंकि 8 फरवरी के दिन पेपर में 5 क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आपको मिलेंगे। टॉपिक क्या है? 1000 वर्ष के परिवर्तन, हिंदुस्तान शब्द के बारे में, सामंत क्या है, दांती दुर्ग, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान, त्रिपक्षीय संघर्ष, चोल साम्राज्य, चोल मंदिर, चोल वंश के कर क्या थे। इन सभी को यहीं पर खत्म करूंगा ताकि अच्छे से आप लोगों के नंबर पेपर में बढ़ जाएं। चलिए इस वीडियो को यहां पर शुरू करते हैं। आप सभी को पता है सीटेट की परीक्षा में ज्यादा वक्त नहीं है। आज मैं बात करने वाला हूं 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की, जहां पर पहला टॉपिक आपका आ चुका है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी चैप्टर इसी प्रकार से कराऊंगा और पूछे गए सभी वर्षों के क्वेश्चन भी आपको थ्योरी के साथ कराऊंगा, ताकि आपका रिवीजन भी होता हुआ चले। जितने भी नए मित्र पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, उनको एक छोटी सी जानकारी बता दूं। आप लोगों के पास बिल्कुल कम टाइम है, पेपर में ज़्यादा वक्त तो है नहीं। अगर आपके पास 4 से 5 दिन का टाइम हो तो आप लोग 60 नंबर की तैयारी घर बैठे बिल्कुल आसानी से कर लोगे। कैसे करोगे? आप लोग मेरे इन नोट्स को ले लो, जो नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूं। इन नोट्स में 60 नंबर का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसमें होगा क्या क्या? इसमें होगा एनसीईआरटी हिस्ट्री तीनों क्लास की 6, 7, 8 कंप्लीट। उसी प्रकार ज्योग्राफी, पॉलिटी, एसएसटी पेडागोजी भी आपको मिलेगी। और इन नोट्स में पूछे गए सभी वर्षों के पीवाईक्यू क्वेश्चन 2011 से अब तक के सभी आपको मिल जाएंगे विद कंप्लीट एनसीईआरटी के साथ। और नोट्स का प्राइस 199 रुपये है। नोट्स लेने कैसे? नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9696400597। इस नंबर पर कॉल मेरे से कर सकते हो, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर लूँगा, या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। चलिए यहाँ पर वीडियो को बिना समय गवाए हुए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताने का प्रयास करता हूँ महत्वपूर्ण जानकारी। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी 1154 में भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बनाया। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम उत्तर भारत को ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर है। समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता के बारे में बताया, जिसका नाम है अल इदरीसी। इसने 1154 में भारतीय उपमहाद्वीप का इसने मानचित्र तैयार कर लिया, परंतु इसने क्या कर दिया? इसने उल्टा कर दिया। उल्टा क्या कर दिया कि जो उत्तर भारत है ना, उसको दक्षिण में दिखा दिया, और दक्षिण भारत को उत्तर में दिखा दिया। और समय के साथ शब्दों के भी अर्थ बदल जाते हैं, इसका यही अनुमान लगाया गया है। और अल इदरीसी से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, इनको फटाक से एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आगे आपको बात बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल इदरीसी और उसके द्वारा बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में सही है? वह एक फारसी भूगोलवेत्ता है। क्या वो फारसी है? मैंने आपको क्या बताया? अल इदरीसी एक फारसी भूगोलवेत्ता नहीं है। अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कैसा है। ये आपका अरब भूगोलवेत्ता है। कहाँ का है? ये अरब देश का है, अरब का भूगोलवेत्ता है। और क्वेश्चन के पेपर में पूछ लिया कि वो फारसी है, तो फारसी नहीं है, ना कि अरब है वो। ठीक, वो अरब है ना कि फारसी। तो पहला इसलिए गलत। जगहों के नाम अरबी में चिन्हित है, वो अरबी है तो अरबी में ही चिन्हित होंगे, करेक्ट। श्रीलंका ऊपर की ओर है, उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाई पड़ता है, ये बात करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन उठा लिया गया। तो ए गलत है, बी और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बी और सी मैंने आपको जस्ट बता दिया। अब उसके बाद मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया अल इदरीसी अरब भूगोलवेत्ता के बारे में, ठीक। और अल इदरीसी के बारे में एक ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से पेपर में आया है। अब मैं आगे बात आप लोगों से करूंगा भारत शब्द या हिंदुस्तान शब्द के बारे में। हिंदुस्तान शब्द यहाँ से पेपर में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वाली लाइनों को आप लोग बड़े ही ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक। तो समझा तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। समझो, मिनहाज ए सिराज 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाकों से था। तो पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको जस्ट यहाँ पर बताया मिनहाज ए सिराज के बारे में। पहले मिनहाज ए सिराज के बारे में जान लो। ये है इतिहासकार, फारसी इतिहासकार है। कैसा है? ये है फारसी इतिहासकार। मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग
किन क्षेत्रों के लिए किया? पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के इलाकों से किया। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। उसके बाद यहां पर जानो, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ उसने राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में थे। उस दौरान जितने भी दिल्ली सल्तनत के अधिकार में क्षेत्र थे, उनका आशय उसने हिंदुस्तान शब्द से जोड़ दिया। इसने दक्षिण भारत का समावेश नहीं किया, कभी भी दक्षिण भारत का समावेश नहीं किया हिंदुस्तान के शब्द में। फिर उसके बाद बाबर आया। 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। और बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासी और संस्कृति के वर्णन करने के लिए बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। दो बातें मैंने आपको बताई, मिन्हाज ए सिराज और बाबर, दोनों ने अलग अलग ही हिंदुस्तान के बारे में बातें कही और उनका प्रयोग किया। नोट डाउन समझो, किसी भी शब्द का प्रयोग इतिहासकार को बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के अर्थ अलग थे, अतीत में अलग थे, वर्तमान में अलग हैं। उसके बाद अभिलेखागार को समझना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट भी यहाँ पर बताऊंगा, ठीक, जो मैंने अभी आपको बताया है। अब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, इसको समझो, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया, बिल्कुल होता गया, क्योंकि मिन्हाज ए सिराज ने कुछ अलग ही अर्थ किया, उसके बाद बाबर आया, उसने कुछ अलग ही अर्थ किया। तो आप समझ सकते हो कि समय के साथ हिंदुस्तान शब्द का अर्थ विकसित होता गया। वक्तव्य बी, 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। ये किसकी बात की गई है? ये मिन्हाज ए सिराज की बात की गई, करेक्ट है। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। बिल्कुल सही बात है, ये बाबर ने बात कही 16वीं शताब्दी में, ठीक। तो दोनों बातें आपकी कैसी दी गई हैं? करेक्ट दी गई हैं। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा दोनों सही है, और सही व्याख्या भी करेंगे। कथन और कारण वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पेपर में आपसे बन जाता है। अब मैं इसके आगे की बात कर लेता हूं। जितना मैंने आपको बताया उतने क्वेश्चन भी उससे जुड़े हुए मैंने आपको करा दिए। अब अभिलेखागार को समझो। अभिलेखागार क्या है? ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, जहां पर डॉक्यूमेंट एंड जो मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं उनको एकत्रित या संग्रहित इकट्ठा किया जाता है, उसको अभिलेखागार के नाम से जानेंगे, ठीक। अब अभिलेखागार से एक क्वेश्चन पेपर में आया है, उसको भी करा दूं, फिर मैं आगे आपसे बात करूंगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन है पेपर का, यहां पर देखो इस क्वेश्चन को। अभिलेखागार एक स्थान है जहां क्या होता है, जहां पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है, उसको अभिलेखागार के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो अभिलेखागार को भी आप लोगों ने बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास कर लिया है। अब उसके बाद मैं बात करूंगा 700 और 1750 के बीच में परिवर्तन क्या हुआ, 1000 वर्षों के बीच में क्या परिवर्तन हुए। 700 से 1750 के बीच में भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसको समझो। यहाँ पर सिंचाई में रहट आ गई, उस दौरान सिंचाई में रहट, कताई में चरखे आ गए, युद्ध में बारूद आ गए, आग्नेयास्त्र आ गए, आलू भी आ गया, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, इसी के तमाम फसलें, तमाम विचार आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और संस्कृति परिवर्तन का काल है। तो मैंने पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बातें गिना दी। नए धर्मों का आगमन आ गया, इस्लामी न्याय सिद्धांत भारत में, हनफी व सफ़ी सिद्धांत भी आ गए, ठीक। तो 700 से 1750 के बीच में क्या परिवर्तन हुए, पेपर में आपसे पूछ सकता है। तब आप कहोगे कि सर सिंचाई में रहट एक सिंचाई करने की व्यवस्था है। आप लोग रहट को गूगल कर लेना, रहट सिंचाई क्या है, रहट को गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक। कताई में चरखे, युद्ध में बारूद, चाय, कॉफ़ी, मक्का, आलू, ये सब विदेशी हैं, बाहर से आ गया भारत में। तमाम विचार भी आए, आर्थिक राजनीतिक बदलाव भी भारत में आए, नए धर्म का आगमन हो गया, हनफी सफ़ी सिद्धांत भी भारत में आ गए, ठीक। इतना आप लोग समझ गए। एक क्वेश्चन और बीच में अटक रहा है, उसको भी करा दूं, फिर आगे मैं बात करूंगा। ये देखो, सफ़ी और हनफी है, ये क्या है, ये क्या है बताओ? न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं, न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं सफ़ी और हनफी। अब देखो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार पॉइंट टू पॉइंट हैं, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और कई मित्र कर नहीं पाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। 19वीं सदी में भारत का इतिहास विभाजन।
19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के विभाजन को 3 युगों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। ठीक, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में किस व्यक्ति या किस इतिहासकार ने बांटा था? उसका नाम था जेम्स मिल। क्या था? जेम्स मिल उस व्यक्ति का नाम था। इस वाली किताब में जो आपका पहला जो चैप्टर मैं आपको करा रहा हूं, इसमें जेम्स मिल का उल्लेख नहीं है, परंतु 8th हिस्ट्री का पहले टॉपिक में आपका जेम्स मिल आपको मिल जाएगा, जिसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में भारत को बांट दिया। ठीक, पूछा जाता है यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और समाज और संस्कृति में कोई बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में उपमहाद्वीप की विविधता की उपेक्षा हो सकती है। इस काल विभाजन को आज के इतिहासकार बहुत कम ही स्वीकार करते हैं। उस समय क्या था? उस समय लोग कहते हैं कि जो शासकों का जो धर्म था वही एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन होता था। ठीक, समाज और संस्कृति में कोई बदलाव नहीं आता था। तो ये शासकों के मुख्य ये धर्म के आधार पर वो विभाजन करते थे इतिहास का। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये अंग्रेजों ने भारत के युग को बांटा है। क्यों बांटा है? क्योंकि शासकों का एक धर्म ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता था। तो यहाँ से क्वेश्चन में पेपर में बहुत सारे पूछे जाते हैं, उनको फटाक से कराता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन, देखो 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांट दिया, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत। हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार था? 2011 में आया है, तो थर्ड यहाँ पर जवाब है। यह इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। दूसरा टाइप यहाँ पर देखो, ये अगली साल 2012 में आया था। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य, आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। थर्ड सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कथन कारण वाला है। नीचे दिए गए कथन को इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। 2019 में आया है। कथन ए, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। तो पहला कैसा हो जाएगा? पहला आपका गलत है, गलत है। तिथियों के संदर्भ में और वाद विवाद के संदर्भ में गलत है। ये हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है, उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें धर्म का विभाजन होता है। धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है, ये अंग्रेजों का कहना है। ठीक, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ठीक, ये बात करेक्ट है। यहाँ पर तिथि और वाद विवाद की बात की गई है, ये तिथि से संबंधित है ही नहीं, इसलिए आपका ये, क्योंकि ये धर्म से संबंधित है, ये धर्म की बात करता है, धर्म के परिवर्तन की बात करता है कि धर्म के आधार पर इतिहास बदलता है। ठीक, और यहाँ पर तिथि की बात की गई है, यहाँ पर कोई तिथि संबंधित है ही नहीं, इसलिए ए गलत है, बी सही है। समझे मित्र? समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद ये देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनहाज एसराज ने किया था। उसने उत्तर भारत के भागों का समावेश किया, किंतु उत्तर पूर्व भारत का समावेश नहीं किया। तो ये तो गलत है। उत्तर भारत का, उत्तर पूर्व का भी किया था, लेकिन उसने दक्षिण का समावेश नहीं किया। कहाँ का? दक्षिण भारत का समावेश नहीं किया, बाकी सब कुछ उसने किया। इसलिए पहली बात कैसी हो जाएगी? गलत आपकी हो जाएगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के शिक्षण शास्त्रियों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। ये सही बात है, बी सही है। तो क्या जवाब है? मैंने क्या किया आपको यहाँ पर? ए गलत है, बी सही है। ठीक, इस प्रकार से आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। और ये वाला चैप्टर यहीं पर हो जाता है, द एंड, बिल्कुल खत्म। अब मैं बात कर लेता हूं अगले चैप्टर की। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताऊंगा राजा और उनके राज्य के बारे में। तो सबसे पहले ही यहाँ पर समझने का आप लोग प्रयास करना, सामंत, महासामंत और महामंडलेश्वर। 7वीं सदी में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आए थे, जिन्हें राजा लोग प्रायः अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। सामंत राजा के लिए उपहार, दरबार में हाजिरी व सैन्य सहायता प्रदान करता था। अधिक सत्ता व संपदा आने पर अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर घोषित कर लेते थे। कभी कभी अपने स्वामी से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे।
तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया सामंत या महामंडलेश्वर क्या थे। ये दरअसल बड़े भूस्वामी थे, इनके पास जमीनें ज़्यादा थीं, ये योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे, राजा लोगों के अंतर्गत ये काम करते थे, राजा ने इनको सामंत के रूप में मान्यता दे दी थी। और ये सामंत लोग थे, ये राजा के लिए उपहार लाते थे, दरबार में हाजिरी लगाते थे, राजाओं की सैन्य सहायता भी किया करते थे। जब इनके पास अधिक संपदा आ जाती थी, सत्ता आ जाती थी, तो ये अपने आप को महासामंत घोषित कर लिया करते थे। कभी कभी महामंडलेश्वर भी घोषित कर लिया करते थे, कभी कभी अपने राजा से स्वतंत्र होने का भी दावा किया करते थे। ठीक, यह से क्वेश्चन पेपर में आता है, आगे आपको करा दूंगा। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश का एक प्रधान दंती दुर्ग, इसको समझो। राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजा के राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता को स्वीकार करने से अस्वीकार कर दिया और उसे हराया और हिरण्यगर्भ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान भी करवाया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। तो दंती दुर्ग के बारे में मैंने आपको बताया। दंती दुर्ग एक सामंत आप लोग कह सकते हो उस दौरान का, जो कि राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीन काम करता था। ये चालुक्य राजा के अधीन काम करता था, परंतु इसने राजा को हरा दिया युद्ध के मैदान में, ठीक है ना, राजा परास्त हो गया। ठीक, तो इसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान भी कराया। अब हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान क्या होता है इसको भी समझो। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से किया जाता था। तो यह माना जाता था कि याजक जन्मा क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा अस्तित्व प्राप्त कर लेगा। इसका तात्पर्य इतना था, मान लो कोई व्यक्ति क्षत्रिय नहीं है, वो किसी दूसरे वर्ण से आता है, अगर उसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करा लिया तो वो क्षत्रिय कहलाने लगता था। क्या कहलाने लगता था? क्षत्रिय कहलाने लगता था। तो ये अनुष्ठान किसने कराया? तो दंती दुर्ग का नाम याद रख लेना, दंती दुर्ग ने यह आपका करवाया है हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान, सोने का गर्भ। उसके बाद दो लोगों के बारे में समझो। कदम्ब मयूर शर्मण ने कर्नाटक राज्य को स्थापित किया, गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ने राजस्थान को स्थापित किया। इन्होंने अपने उद्यमी पेशे को छोड़कर अपने हाथ में हथियार उठा लिए, शस्त्र को उठा लिया और राज्य इन्होंने स्थापित कर दिया। पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि कर्नाटक राज्य को किसने स्थापित किया, तो कदम्ब मयूर शर्मण ने स्थापित किया। उसके बाद जितना मैंने अभी तक बताया उनसे जुड़े क्वेश्चन कराता हूं, फिर आगे मैं आपसे बात कर लूंगा। अब देखो क्वेश्चन, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, क्यों किया जाता था बताओ? राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, इसलिए किया जाता था। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखो, दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह था चोल राजा था, प्रतिहार पल्लव तो वो था राष्ट्रकूट प्रधान। क्या था? राष्ट्रकूट प्रधान था। जस्ट मैंने आपको तुरंत ही यहाँ पर बता दिया। तो हिरण्यगर्भ से क्वेश्चन पूछा गया है ना, अनुष्ठान से, तो मैंने वो आपको करा दिया है। अब उसके बाद चोल वंश के अभिलेख में कर टैक्स के बारे में बातें बताई गई हैं, उनको भी समझ लेना उपयोगी है। चोल वंश के अभिलेखों में कर, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न करों के लिए 400 से ज़्यादा कर मिले हैं, यानी कि 400 कर मिले हैं, 400 कर मिले हैं। कितने? 400 टैक्स हैं चोल वंश के अभिलेखों में। उसमें सबसे उल्लेखित कर बेट्टी कर, एक कर का नाम है बेट्टी। बेट्टी कर को समझो फटाक से। तो बेट्टी कर क्या है? नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर, नगद की बजाय ये जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर है पहला। मकान पर छाजन डालने पर कर लिया जाता था, मकान पर छाजन डालने के लिए कर। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल करने पर भी कर लगाते थे। खजूर या जो ताड़ का पेड़ होता है उस पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी का प्रयोग करते हैं उस पर भी कर लगाया जाता था। पारिवारिक संपत्ति हासिल करने का भी कर लगाया जाता था। ये बेट्टी कर का है, ये बेट्टी कर है। अब आप लोग समझ गए बेट्टी कर क्या है? ये सब है बेट्टी कर। नगद की बजाय जबरन, मकान पर छाजन, खजूर ताड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग पर कर, पारिवारिक संपत्ति हासिल करने पर कर। समझ गए आप लोग? उसके बाद बेट्टी कर को मैंने समझा दिया। अब शायद बेट्टी कर से क्वेश्चन पूछा गया हो तो मैं इसको करा दूंगा आपको। हाँ, ये देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बेट्टी कर लगाया जिसमें नगद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था? तो चोल वंश ने लगाया। किसने? चोल वंश ने यह कर लगाया। ठीक, क्वेश्चन पूछ लिया पेपर में। अब नागभट्ट की प्रस्तुति देखो।
नागभट्ट की प्रस्तुति ग्वालियर एमपी मध्य प्रदेश में पाई गई है। प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन है। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को जीता, ये जीत लिया इन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को, नागभट्ट की प्रस्तुति में लिखा है। उसके बाद कलहड़ आ जाता है। 12वीं शताब्दी कश्मीर का इतिहास लिखा। कलहड़ ने अपना वृत्तांत में शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और स्रोत शामिल किया। 12वीं शताब्दी का यह असाधारण ग्रंथ था। ग्रंथ का नाम राजतरंगिणी है। पेपर में पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि कलहड़ कौन है। कलहड़ एक इतिहासकार है। कौन है? इतिहासकार है, ब्राह्मण है। ये पेपर में पूछा गया है मेरे ख्याल से। इतिहासकार है, ब्राह्मण है, बहुत विद्वान है और ये कश्मीर का रहने वाला है। कश्मीर का इतिहास इसने लिख दिया 12वीं शताब्दी का। और उस ग्रंथ का नाम क्या है जिसमें इसने लिखा है? तो उस ग्रंथ का नाम है राजतरंगिणी। किताब में नाम नहीं दिया गया, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिया है नोट्स में। ठीक, किताब में उल्लिखित नहीं है किताब का नाम। त्रिपक्षीय संघर्ष को समझो। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। कौन कौन से वंश थे? एक तो गुर्जर प्रतिहार था, राष्ट्रकूट था और पाल था। ये 3 वंश कन्नौज पर सदियों तक नियंत्रण हासिल करने के लिए युद्ध करते रहे, इसलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। कन्नौज नगर जो कि गंगा घाटी के किनारे बसा हुआ है। ओके, अब देखो, अब मैंने ये कराया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद 2015 में पूछ लिया, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच में चला? राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद फिर 2022 में पूछ लिया, कन्नौज नगर निम्नलिखित कौन से वंशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था? तो क्या था? प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन। जितना मैंने अभी तक आपको बताया उनसे जुड़े हुए लगभग मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए। अब आते हैं मजेदार पॉइंट पर। चोल राज्य तमिलनाडु में 5वीं व 6वीं सदी में कृषि में भी परिवर्तन आ गया। तमिलनाडु के चोल राज्य में 5वीं और 6वीं सदी में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। कृषि में क्या परिवर्तन हुआ? जंगलों की सफाई करके जमीन को समतल बनाया गया, पहला पॉइंट। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ रोकने के लिए तटबंध बनाए गए, करेक्ट। पानी को खेत ले जाने के लिए नहरों का भी निर्माण किया गया। सिंचाई के लिए कुएं खोदे, सरोवर भी बनाए गए। ये परिवर्तन है कुछ। जंगलों को काटा गया, समतल बनाया गया। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए। पानी खेत में पहुंचाने के लिए नहर का निर्माण, कुएं, सरोवर, ये सब कुछ बनवाए गए। अब मैं बात करूं चोल साम्राज्य के प्रशासन का। चोल साम्राज्य का प्रशासन क्या है? उर क्या है? उर देखो, किसानों की बस्तियों को उर कहते हैं। किसानों की बस्तियों को उर कहते हैं, पेपर में पूछा गया है। नाडू किसे कहते हैं? गांव के समूह को नाडू कहते हैं। गांव के समूह को नाडू कहते हैं। नाडू न्याय व कर वसूलने का काम करते थे। चोल साम्राज्य में पूछ ले, कर वसूलने का और न्याय करने का काम कौन करता था? तब आप कहोगे कि नाडू करता था। उसके बाद नगरम क्या है? व्यापारियों के संघ को नगरम कहते हैं। व्यापारियों के संघ को नगरम कहते हैं। ठीक, देख लूं अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया हो। हाँ, ये देखो, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था तो नगरम कहा जाता था। क्या? नगरम कहा जाता था। अभी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर फटाक से। अब उसके बाद एक पॉइंट है यहाँ पर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, ध्यान से समझना। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि उत्तर मेरूर अभिलेख के हिसाब से सभा की सदस्यताएं क्या थीं। तो सभा का सदस्य होने के लिए कुछ योग्यताएं हैं। भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से राजस्व वसूला जाता हो। अपना घर भी उनके पास होना चाहिए। उनकी उम्र 35 और 70 के बीच में होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। प्रशासनिक मामलों की जानकारी, ईमानदार होना चाहिए। ये कुछ उनके लिए पॉइंट हैं, कुछ योग्यताएं हैं जहां से पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सभा की सदस्यता होने के लिए। उम्र ध्यान में रखना, 35 और 70। 35 का दुगना 70 होता है, 70 का आधा 35 होता है। ट्रिक आप लोग बना लेना। उम्र कभी कभी 25-20 करके भी पूछ लेता है, तो उम्र को ख्याल में रख लेना। अब क्वेश्चन आपके सामने है, तमिलनाडु के चिंगलपुट जिला में उत्तर मेरूर के शिलालेख में
निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन से सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे? कौन नहीं बन सकता था? 35 से 70 की आयु वाला बन सकता था, वेदों का ज्ञान वाले भी बन सकता था, जिनके पास घर थे वो भी बन सकता था, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया वो नहीं बन सकता था। हिसाब किताब भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए, वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक, लेकिन हिसाब किताब नहीं दिया था, ये लोग नहीं बन सकते थे। तो डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नहीं बन वाला पूछा है आपसे। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आपके 2014 में आया है, उसके अगले वर्ष फिर 2015 में एग्जामिनर का माइंड खराब हुआ, फिर उसने पूछा चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं थी? बताओ। उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां राजस्व वसूला जाता है, ये तो शर्त है। उनकी उम्र 25-70, ये गलत है, मैंने बताया आपको 35 और 70 के बीच में होने चाहिए। नहीं वाला कौन सा हो जाएगा? बी वाला आपका करेक्ट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। और घर होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तो उनकी सदस्यता होनी चाहिए, ठीक, इस प्रकार से पेपर में पूछा जाता है। और दिसंबर 2024 में पूछ लिया, उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन बन सकता था? ऐसा क्या लिखा है? ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, करेक्ट। उनकी उम्र 25 और 70, देखो रिपीट हुआ ना क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ मेरे मित्र क्वेश्चन, देख लो यार, 25 ये गलत है ना, 35-70 होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर कैसे रिपीट हुआ? जस्ट मैंने क्वेश्चन ऊपर क्या दिखाया, यहाँ पर घर की बात की गई है, यहाँ पर घर, यहाँ पर वेद, यहाँ पर राजस्व और भूस्वामी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं करके पूछा गया था। तो क्वेश्चन सेम है लेकिन आपको दिमाग जांचने के लिए पूछ लेता है। तो आपका ये गलत हो गया ना, ये कथन ये विकल्पों में है, बी गलत है, बी को हटा दिया मैंने, ए सी डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ए बी सी डी दे दिया जाएगा, फिर आपको विकल्पों में से चुनना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे। उसके बाद दिसंबर 2024 में देखो डबल क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्ट में। हिरण्यगर्भ मैंने आपको बताया है, ये क्या है? ये अनुष्ठान है, एक आपका अनुष्ठान हो जाएगा। प्रस्तुति क्या होती है? प्रस्तुति एक आपका लेखन शैली, क्या है यहाँ पर? ये नस्तलिख एक लेखन शैली है अकबर की। प्रस्तुति क्या है? पिस्ताक क्या है? प्रवेश द्वार। प्रस्तुति क्या है? एक शिलालेख या लोगों की प्रशंसा में लिखा गया। तो पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, ये जवाब आपका हो जाएगा डी का, ये सही है। पहला जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा, आपका पूछा गया है क्वेश्चन। एक ये भी देख लो, क्वेश्चन पेपर में आता है, पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है विष्णु को नरसिंह के रूप में, तो ये राष्ट्रकूट काल की है, राष्ट्रकूट काल की। एक और क्वेश्चन आया 18 में, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया, यह किस काल की कृति है? तो राष्ट्रकूट काल की कृति है। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पेपर में आ चुके हैं। अब मैं आगे बात करूंगा मंदिरों पर। मंदिर भी इंपॉर्टेंट हैं चोल साम्राज्य के। मंदिर, शासकों ने मंदिर निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिर को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कि अधिक संपन्न होते थे। उस दौरान के जो राजा थे ना, वो अपना प्रदर्शन और प्रादुर्भाव दिखाने के लिए मंदिर का निर्माण करवाते थे, मस्जिदों का निर्माण करवाते थे, और मंदिर बहुत शक्तिशाली होते थे। और राजा जब युद्ध करते थे तो मंदिर को निशाना बनाते थे, मंदिर को लूटते थे। मंदिर को लूटने का एक उदाहरण भी सामने देखने को मिला है। अफगानिस्तान का गजनी, जिसने भारत पर 17 बार हमला किया, 1025 में उसने सोमनाथ मंदिर, गुजरात को भी लूटा। महमूद जो धन ले गया था उसका प्रयोग गजनी ने एक राजधानी का निर्माण कराने के लिए किया है। तो समझे, तो गजनी ने लूट लिया भारत का सोमनाथ मंदिर, गुजरात का था 1025 में, और धन, इतना मंदिर में धन था कि उसने एक पूरी राजधानी का निर्माण कर लिया। और उस दौरान की एक कहानी जो मैंने सुनी है, मेरे को ख्याल आती है कि भारत के जो पंडित पुरोहित है ना, उस दौरान ये कहते रहे कि आने दो, कौन है आक्रमणकारी, मंदिर ये भगवान शिव का सोमनाथ मंदिर है, भगवान शिव अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, पूरे दुनिया की रक्षा करते हैं, वो क्या अपना मंदिर नहीं बचा पाएंगे? तो ऐसी मूर्ताएं भारत में चलती रही पंडितों के द्वारा। और मंदिर, उस दौरान के जो शासक थे, शासकों ने कहा कि मैं वहाँ पर चला जाऊँगा, राजा चले जाएंगे, मंदिर को बचा लेंगे, युद्ध करेंगे। लेकिन पंडितों ने आदेश ही दे दिया, पंडितों ने, पुरोहितों ने कह दिया कि भगवान शिव अपनी खुद ही रक्षा कर लेंगे, तुम तुच्छ लोग क्या भगवान शिव की रक्षा करोगे जो दुनिया की रक्षा करता है? तो ऐसी मूर्ताएं पंडितों के द्वारा चलती रहीं उस दौरान में। अगर उस दौरान
पंडित पुरोहित ऐसा नहीं करते तो ये बचा लिया जाता अपने भारत के राजाओं के द्वारा। ये मैंने कहानी सुनी है, इसको सत्यता की तरफ मत लें, क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ भारत में चलती रही हैं और चलती भी हैं वर्तमान में भी। उसके बाद अब आ गया पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से जानते हैं। चौहान ने गोरी नामक अफगान को 1191 में हराया। दूसरे साल 92 में पृथ्वीराज चौहान मारा गया। तराइन का युद्ध कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान, भारत के राजाओं की यही सबसे बड़ी कमी थी कि ये युद्ध में एक बार हरा दिया, फिर दोबारा मौका देते हैं कि जाओ मैंने आपको छोड़ दिया। फिर ये जब शक्तिशाली हो जाते हैं फिर ये उल्टा राजाओं को ही, भारत के राजाओं को ही परास्त करते हैं। ये भारत के राजाओं की मूर्ता रही है, समझे, कि ये युद्ध मौका देते रहे। ये नहीं कि एक ही बार में मामला ख़त्म करो, एक ही बार में जो करना है कर दो, वो नहीं करेंगे, ये मौका देंगे। लो मौके का फल, तराइन का युद्ध हो गया। ठीक, अब उसके बाद चोल मंदिर को समझो। यहाँ पर राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार मंदिर थे। चोल मंदिर अपने आसपास बस्तियों के केंद्र बन गए। तो यहाँ पर ये पॉइंट समझने के लिए हैं, बहुत ख्याल में रख लेना, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से देखो, चोल मंदिर अपने आसपास की बस्तियों के केंद्र बन गए, शिल्प उत्पादन के केंद्र थे, कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थीं। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और कांसा भी बनाया जाता था, शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे, बस्तियों के आसपास के केंद्र बन गए थे। चोल मंदिर कांस्य प्रतिमाएं उत्कृष्ट थीं, प्रतिमाएं अधिकतर देवी देवताओं की थी और कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थीं। ठीक, अब इनसे जुड़े क्वेश्चन कराऊं मैं। ये देखो, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, करेक्ट हो जाएगा। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं के साथ कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद चोल मंदिर के बारे में, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित को पढ़ें और उत्तर आपको दे दें। चोल मंदिर प्राय अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण, ये गलत हो गया, ये शहर भी होना चाहिए तो गलत है, केवल के कारण गलत आपका हो गया। ये सी सही मैंने यहाँ पर लिखा ही आपके सामने है। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बिंदु थे, ये बात करेक्ट हो जाएगी। शिल्प उत्पादन के भी केंद्र बिंदु थे आर्थिक दृष्टि से। उसके बाद शत्रु राज्य द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे, क्योंकि मंदिर शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करते थे, इसलिए गजनी ने भारत के सोमनाथ मंदिर को अपना निशाना बना लिया था। तो समझे आप लोग। ये क्वेश्चन देखो, अब आएगा आपको मजा। शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिद का निर्माण किया गया, क्यों किया गया? भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित करने के लिए भी किया गया, शक्ति और वैभव को प्रदर्शन करने के लिए भी किया गया, पुजारी वर्ग को संतुष्ट और उनका समर्थन पाने के लिए भी किया गया। इसलिए शासक मंदिर मस्जिद का निर्माण करवाते थे, पुजारी वर्ग संतुष्ट हो जाए, उनका समर्थन मिल जाए, शक्ति दिख जाए और प्रादुर्भाव दिख जाए, भगवान के साथ घनिष्ठता को भी घोषित करते थे कि मैं इस धर्म का हूँ, भगवान के साथ मेरी ये आस्था है, तो जनता खुशी रहे, तो इसलिए मंदिर का निर्माण कराते थे। ठीक, तो ए बी सी यहाँ पर करेक्ट आपका जवाब हो जाएगा। और मंदिर के बारे में, मस्जिद के बारे में, गिरजाघर के बारे में मेरे को ख्याल आता है कि यहाँ पर आज तक जिन जिन व्यक्तियों ने सत्य पाया है, उन सत्य को किसी ने मंदिर मस्जिद में नहीं पाया है, उसने सत्य अपने भीतर पाया है, अपने भीतर गया और सत्य पा लिया। कबीर, नानक, रैदास और गोरख, है ना, जैसे व्यक्तियों ने ये सत्य की खोज, बुद्ध, महावीर जैसे व्यक्ति इसी श्रेणी में आते हैं, करेक्ट। मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाइए। यहाँ पर मंदिर नगर के निर्माण, अब ये क्वेश्चन समझने जैसा है। अब ये क्वेश्चन आप लोग कैसे समझोगे, ये क्रम में लगाना है। मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को समझाओ। सबसे पहले मंदिर बनाने के लिए क्या क्या इनको क्रम, तीर्थयात्री मंदिर को जाते दान दक्षिणा दिया करते हैं, तो क्या पहले जब मंदिर है ही नहीं तो दान दक्षिणा कहाँ से दोगे आप लोग? मंदिर बना ही नहीं है अभी तक, सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा? शासक मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते हैं, तब मंदिर का निर्माण होगा, तो सी पहले पे आएगा, सी पहले पे आएगा। ठीक, 1 नंबर पे आ जाएगा सी। पहले मंदिर के लिए धन इकट्ठा होगा तब मंदिर बनेगा ना, जमीन पर भूमि मिलेगी मंदिर के लिए, धन मिलेगा तभी तो मंदिर का निर्माण होगा ना। उसके बाद क्या होगा?
उसके बाद होगा क्या, तीर्थयात्री मंदिर को जाएंगे और दान दक्षिणा दिया करेंगे, दूसरा पॉइंट। अब तीसरा क्या होगा, बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार और व्यापारी मंदिर के आसपास बस जाएंगे, है ना, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा, बस जाएंगे। चौथा, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार व साहूकार में लगाएंगे, ये हो जाएगा इस प्रकार से। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, क्रम के अनुसार आपको लगाना है। ठीक, अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर लाइनें हैं, इनको आपको समझ लेना उपयोगी है। बेलन बगाई, ये क्या है, ये है दोस्तों चोल अभिलेख में वर्णित भूमि के प्रकार। चोल अभिलेख में वर्णित भूमि के प्रकार है। बेलन बगाई क्या है, गैर ब्राह्मण किसान की भूमि। ब्रह्मदे, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग, विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि। देवदान या तिरुनमटकनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लीचदम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आया है। जैन संस्थानों की भूमि पल्लीचदम बोलते हैं। देवदान, मंदिर को दी गई भूमि को। साला भोग, विद्यालय के रख रखाव के लिए। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। बेलन बगई, गैर ब्राह्मण किसान को दी गई भूमि। अब इन जैसे ये क्वेश्चन है, देखो कौन सा सुमेलित नहीं है, थर्ड नहीं है। बेटी और अदमई भूमि की श्रेणियां नहीं है, ये कर हैं, ये क्या है, ये अदमई आपकी ये भूमिहीन किसान होता है, एक ये किसान कह लो या भूमिहीन मजदूर कह लो। बेटी एक आपका कर होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था। मणिग्राम और नान देसी व्यापार संघ। शिकस्ते व नस्तलिख, शिकस्ते व नस्तलिख क्या है, लेखन की शैली है। मुवेंदार और अरायार, ये उपाधियां हैं आपकी। अब ये देखो, मैंने ऊपर की ओर आपको कराया था 5वीं और 6वीं शताब्दी के वर्तमान के तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती की गई। क्यों की गई, सिंचाई के लिए तटबंध का निर्माण किया गया, बाढ़ रोकी गई, है ना, नहरों का निर्माण किया गया था, मैंने आपको बताया था। ये करेक्ट आपका जवाब हो जाएगा। अब मैंने भूमियों के प्रकार बताए थे आपको, जहां से मिलान से क्वेश्चन पूछा गया है। बेलन बगई मैंने बताया गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण कहाँ लिखा है, ये लिखा है, इसके साथ यहाँ पर मिलान हो जाएगा। कलर चेंज करके बताऊंगा यहाँ पर। ब्रह्मदेव क्या है, ब्राह्मणों को दी गई भूमि, यहाँ पर हो जाएगा इसके साथ, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। उसके बाद साला भोग, विद्यालय को दान में दी गई भूमि, इसके साथ हो जाएगा साला भोग का मिलान। अब देवदान बचा, इसको मंदिर को उपहार में दी गई भूमि बोलेंगे, और जैन संस्थानों को दी गई उसको पल्लीचदम बोलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिलान आपका हो जाएगा। कर दिया ना मैंने, ब्रह्मदेव का मिलान, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, इस प्रकार से समझ गए। और साला भोग का मिलान किसके साथ हो जाएगा, विद्यालय को दी गई भूमि। बेलन बगी हो जाएगा गैर ब्राह्मण, मंदिर को उपहार में दी गई देवदान बोलेंगे। अब फिर देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन, देखो आप लोग इसको देखो। साला भोग मैंने क्या बताया, विद्यालय के लिए बता दिया। देवदान क्या बताया, मंदिर के लिए मैंने देवदान आपको बता दिया। बेलन बगई क्या बताया, गैर ब्राह्मण के लिए बता दिया। पल्लीचदम क्या बताया, जैन संस्थानों के लिए बता दिया। इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। उसके बाद मैंने शुरू में आपको बताया था 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिर का भी निर्माण कराया। क्यों कराया, अपनी सत्ता और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों का आक्रमण करते थे, वे मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। तो ये बात आपकी कैसी हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक, उसके बाद 7वीं सदी आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में बदलाव आ चुके थे। लोगों ने अपने जो बड़े भूस्वामी थे, योद्धा सरदार थे, इन्होंने सामंत, महासामंत, महामंडलेश्वर घोषित कर लिया, ये सब बन गए थे। ब्राह्मणों ने परंपरागत पेशों को छोड़कर शास्त्र उठा लिए, जैसे कदम्ब मयूर शर्मण हो गया और राजा हरिश्चंद हो गया, है ना। तो ए भी करेक्ट हो जाएंगे, दोनों आपके कैसे हो जाएंगे, करेक्ट जवाब यहाँ पर हो जाएंगे। तो यह वाला भी चैप्टर यहीं पर हो जाता है समाप्त। अगर आपके पास अभी भी टाइम है इन नोट्स को पढ़ने का, 4 से 5 दिन में आप लोग कंप्लीट कर लोगे, तो नंबर पर कॉल करो, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, फटाक से नोट्स आपको मिल जाएगा तुरंत ही तुरंत।